हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग व्यक्तित्व मापन की विधियाँ पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का अर्थ परिभाषा मैंने पढ़ाया था और व्यक्तित्व के सिद्धांत भी। इसलिए जिन्होंने नहीं देखा वो पिछले वीडियो में जा कर के पर्सनालिटी को पढ़ ले। आज मैंने व्यक्तित्व मापन की विधियाँ आज मुझे पढ़ानी है। मैंने दोनों एक साथ में इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको अलग अलग परिभाषा, सिद्धांत और उसका जो अर्थ है वो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था और आज उसकी विधियाँ। ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है विधि इसकी। यह टेट के एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो। पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं और उसकी विधियाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। पहला क्या है पर्सनालिटी के मेजरमेंट मेथड में, आत्मनिष्ठ विधियाँ यानी सब्जेक्टिव मेथड्स, वस्तुनिष्ठ विधियाँ, प्रक्षेपीय विधियाँ। ये जो तीनों विधियों को मैं आगे डिटेल से पढ़ाऊँगी। अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टार्ट किया जाए। पहला क्या है आत्मनिष्ठ विधियाँ। आत्मनिष्ठ विधियाँ को इंग्लिश में सब्जेक्टिव मेथड्स कहते हैं। जब एक समय में सब्जेक्टिव मेथड्स में क्या होता है कि एक समय में एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाए, यानी एक समय में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाए, उस विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं आत्मनिष्ठ विधि। याद रखिए सब्जेक्टिव मेथड्स यानी आत्मनिष्ठ विधि का क्या है, एक समय में एक ही व्यक्ति, बस इतना ट्रिक इसका याद रखिए। आत्मनिष्ठ में एक समय में एक ही व्यक्ति, इसी विधि को क्या कहते हैं आत्मनिष्ठ विधि। अब इसके आगे डिटेल पढ़ते हैं। आत्मनिष्ठ विधियाँ निम्न प्रकार की हैं। पहला है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, वही क्या है ऑब्जर्वेशन मेथड है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं ना, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ठीक है। इन पांचों के द्वारा जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अवलोकन करते हैं यानी उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो वह विधि क्या कहलाती है अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। जो यह विधि है अवलोकन विधि, यह सबसे प्राचीन विधि है। यानी जितनी व्यक्तित्व के मापने की विधियां हैं उनमें सबसे प्राचीन विधि कौन सी है अवलोकन विधि। एग्जाम्स में आता है कि सबसे प्राचीन व्यक्तित्व को मापने वाली विधि कौन सी है, तो अवलोकन विधि, ठीक है। अवलोकन विधि में याद रखना है कि यह अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मापा जाता है, व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, यानी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं 5, नाक, आँख, कान, जीभ और त्वचा, ठीक है। ये आत्मनिष्ठ विधियों का एक प्रकार है। दूसरा क्या है साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड्स। इंटरव्यू मेथड्स में क्या होता है, किसी व्यक्ति को मापने के लिए मौखिक होती है ये क्या है मौखिक विधि है। मौखिक विधि मीन्स कोई सामने बैठा हुआ है और हम उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। यानी मान लीजिए कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है नेप, अगर ये लागू होती है तो इसमें क्या है टीचर बनने के लिए रिटन एग्ज़ाम तो होगा ही, उसके अलावा इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू से क्या पता चलता है कि अगला इंटरव्यू लेगा तो उसे ये जानना होता है कि जब टीचर ये जब स्कूल में जाएगा तो बच्चों से जो इसका कम्युनिकेशन है वह सही हुआ कि नहीं, बच्चों को पढ़ा पाएगा नहीं, बच्चों के सामने सही से बोल पाएगा कि नहीं, अपनी विधि बता पाएगा कि नहीं। इसलिए मौखिक विधि द्वारा उसे व्यक्ति का व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है। क्लियर है। मैं मौखिक में क्या होता है ये साक्षात्कार विधि जो है वो इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू से आप लोग समझ जाएगा कि इंटरव्यू मेथड होता कैसे। तो ज़्यादातर लोगों को तो पता ही है कि इंटरव्यू होता क्या है, इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। तीसरा क्या है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास, इसी से पता चलता है इतिहास यानी गुजरा हुआ कल, या जीवन गाथा यानी उसके जीवन के बारे में बताना। सो क्या कहते हैं लाइफ हिस्ट्री मेथड और लाइफ स्टोरी मेथड, यानी किसी के बारे में। और हाँ इसका एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसके प्रवर्तक आते हैं। जीवन इतिहास विधि के प्रवर्तक कौन है या जीवन गाथा विधि के प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है टाइडमैन। एकदम याद रखिएगा टाइडमैन
जीवन गाथा या जीवन इतिहास विधि के प्रवर्तक हैं। और इस विधि में, जीवन इतिहास विधि में क्या होता है, अगर किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानना होता है तो उसके बचपन से लेकर के जो इसका जितना जीवन बीता है उसके बारे में जानना होता है कि वह बचपन में कैसा था, थोड़ा बड़ा हुआ तो कैसा हुआ। इन सब चीज़ों का अवलोकन किया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि उसका जो व्यक्तित्व है वह क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बचपन में बहुत शरारती था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ने में अच्छा हुआ, फिर बाद में पढ़ने में थोड़ा मन नहीं लगाया, तो उसका अवलोकन किया जाता है। उसको मतलब उसके जीवन के बारे में पता किया जाता है कि बचपन में कैसा शरारती था। चलो बच्चा था शरारती था, फिर वो पढ़ने में अच्छा हुआ, लेकिन जब उसकी जो पढ़ने में उसका मन नहीं लगा तो उसमें देखा जाता है कि आखिर ये बुरी संगत में तो नहीं पड़ गया। ठीक है, तो इससे करके स्टेप बाय स्टेप उसके लाइफ के बारे में, जो उसका गुजरा हुआ कल है उसके बारे में पता किया जाता है। उससे उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। ये क्लियर है? ये सब क्या हम लोगों ने पढ़ा? ये आत्मनिष्ठ विधियाँ हैं, जो व्यक्तित्व को मापने की जो विधियाँ हैं उसका पहला प्रकार है आत्मनिष्ठ विधि। उसी के ये प्रकार है अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि और जीवन इतिहास विधि। ठीक है, आत्मनिष्ठ विधि का चौथा जो है वो अंतर्दर्शन विधि है, इंसाइट मेथड। इंसाइट मेथड की जो प्रवर्तक है वो विलियम वुंट है। विलियम वुंट, याद रखिएगा, एग्जाम में आता है कि विलियम वुंट किस विधि के प्रवर्तक हैं, तो अंतर्दर्शन विधि के। अंतर्दर्शन मतलब इसके नाम से ही पता चलता है कि अपने अंदर की चीज़ को देखना, झांकना, या दर्शन करना। तो इसमें क्या है कि हम अपने अंदर देखते हैं कि हमने अपने लाइफ में क्या किया, क्या अच्छाई की, क्या बुराई की। उससे क्या है, उसके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपने व्यक्तित्व का। यही क्या है, अंतर्दर्शन विधि है, इनसाइट मेथड। और इसके प्रवर्तक विलियम वुंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं वस्तुनिष्ठ विधियाँ, ऑब्जेक्टिव मेथड। ठीक है, आत्मनिष्ठ विधियाँ हो गई। अब वस्तुनिष्ठ विधियाँ, जब एक समय में, आत्मनिष्ठ में क्या था, एक समय में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का, और इसमें क्या है, जब एक समय में दो या दो से अधिक। वस्तुनिष्ठ में क्या है, एक समय में दो या दो से अधिक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाए, वह विधि क्या होती है, वस्तुनिष्ठ विधियाँ होती हैं। ये याद रखिएगा, एक समय में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का वो आत्मनिष्ठ है, और एक समय में दो या दो से अधिक व्यक्ति का वो क्या है, वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं। यह ट्रिक है इसका। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति का एक समय में व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, उस विधि को क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठ विधि कहते हैं। पहला क्या, प्रश्नावली विधि। इस विधि के जो प्रवर्तक है किसने दिया था, आर.एस. वुडवर्ड। प्रश्नावली विधि को दिया था किसने, आर.एस. वुडवर्ड। याद रखिएगा इसको। यह विधि लिखित विधि होती है, यानी जो ये विधि होती है वो लिखित विधि होती है, यानी मौखिक विधि नहीं होती है। इसमें अध्यापक द्वारा बच्चों को कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और उनको बोला जाता है कि इसे घर से हल करके लाना है। यही क्या है, प्रश्नावली विधि। यानी टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि आप इसे जाके घर से लिख के लाइएगा। ये क्या है, प्रश्नावली विधि। जैसे आप बच्चों को देते हैं ना HW होमवर्क, यही क्या है, प्रश्नावली विधि। डायरेक्ट ये ट्रिक है, HW मीन्स प्रश्नावली विधि। टीचर द्वारा स्टूडेंट को घर से लिख के लाने का काम को क्या बोलते हैं, प्रश्नावली विधि। और इसके प्रवर्तक कौन है, आर.एस. वुडवर्ड। तीसरा स्टडी पॉइंट में मैं आपको हमेशा इस वे में समझाने की कोशिश करती हूँ एकदम, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्नावली विधि में क्या हुआ कि टीचर द्वारा स्टूडेंट को घर से लिख कर लाने के लिए जो काम दिया गया उसे क्या क्या, प्रश्नावली विधि का है। और वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में जो है कि प्रश्नावली विधियाँ ये सब है। ठीक है, 4 प्रकार की होती हैं। बंद प्रश्नावली विधि, जिसका नाम से ही पता चलता है बंद, यानी इसमें पूछे गए जो प्रश्न होते हैं केवल हाँ या ना में इसके आंसर दिए जाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स, सही या गलत, यानी एक सवाल रहेगा उसके बस 2 ही आंसर में से एक ही आंसर होगा, या वो सही होगा या गलत होगा। तो ये क्या है, बंद प्रश्नावली विधि। और खुली प्रश्नावली विधि में क्या होता है कि इसमें उत्तर वाक्य के रूप में लिखने होते हैं। बंद प्रश्नावली में हाँ या ना, और खुली प्रश्नावली में उत्तर क्या होते हैं, वाक्य के रूप में लिखे होते हैं, यानी किसी सवाल का जवाब 2 या 3 लाइन में लिखना होता है। चित्र प्रश्नावली विधि, यानी इसमें क्या होता है कि चित्र दिया रहता है
किसी चीज़ का, ये मान लीजिए ये फूल है, फूल का चित्र दिया है, ये क्या है तो फ्लावर है, इस पे आप 4-5 लाइन लिखिए। तो बच्चे फूल पे 4-5 लाइन लिख देंगे तो ये क्या होती है, चित्र प्रश्नावली। उसके बाद मिश्रित प्रश्नावली, मिश्रित से ही पता चल रहा है, तब नाम पे भी ध्यान दिया, नाम से भी बहुत सारे उसके मीनिंग्स निकलते हैं और डिटेल पता चल जाता है। मिश्रित मतलब मिला हुआ, मिला हुआ जो प्रश्नावली इन तीनों को मिला के होता है। ये तीनों प्रश्नावलियों का मिश्रित रूप ही क्या है, मिश्रित प्रश्नावली, यानी बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली और चित्र प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली विधि समझ में आ गया। इसके प्रवर्तक कौन थे, आर एस वुडवर्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा, वुडवर्ड। और ये प्रश्नावली विधि को मुझे 4 प्रकार के में बांटा गया है, एक बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्र प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, निर्धारण मापन विधि। ये सब किसकी विधि, ये है प्रकार हैं, वस्तुनिष्ठ विधियाँ। वस्तुनिष्ठ विधियाँ क्या होती हैं, जब 2 व्यक्तियों का या उससे अधिक व्यक्तियों का एक समय में व्यक्तित्व का मापन हो। ठीक है, वस्तुनिष्ठ विधियों का ये एक प्रकार है, निर्धारण मापन विधि। निर्धारण मापन विधि किसके द्वारा दी गई, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। ठीक है, हम इसे निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यानी कितने लोग को क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक पीना, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है, ठीक है, और कितने को नहीं है। तो अगर किसी से पूछेगा कि कोल्ड ड्रिंक पीना 10 लोगों के समूह में, अगर आप पूछेंगे कि या 20 लोगों के समूह में कि कोल्ड ड्रिंक पीना कितने लोगों को पसंद है, तो उसमें से 10 लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ मैं सहमत हूँ, और 3 लोग कहेंगे नहीं मैं मुझे पसंद ही नहीं है, मैं असहमत हूँ कि कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा होता है, और कुछ लोग कहेंगे कि मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि कोल्ड ड्रिंक पीना सही है कि गलत है। यानी इस कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड 3 जवाब आपके पास आए, कुछ लोग सहमत, कुछ लोग असहमत और कुछ कंफ्यूज हैं कि ये सही है कि गलत। इस उदाहरण के माध्यम से हम व्यक्ति के विचार, ठीक है, व्यक्ति को विचार जो है इस माध्यम से प्रस्तुत करता है कि कोल्ड ड्रिंक किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है। इससे भी उसके व्यक्तित्व का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्तित्व उसका कैसा है। नेक्स्ट चलते हैं क्रम निर्धारण मापनी, यानी रैंकिंग स्केल। रैंकिंग स्केल से पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति का उसके क्रम के हिसाब से उसके व्यक्तित्व का पता लगाना। इस विधि के प्रतिपादक जो हैं वो लुईस थॉर्स्टन है। इसके जो प्रतिपादक है, किसने ये दिया विधि, ये याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके कौन से हैं प्रतिपादक, लुईस थॉर्स्टन। जो व्यक्ति के गुण या अवगुण, हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, ठीक ना, यानी कुछ उसमें गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। इसका निर्धारण करते हुए, ठीक है, उसके क्रम निर्धारित करते हैं, क्रम निर्धारित से उसके गुण अवगुण का, जो मैं अभी आगे बताऊंगी आपको, तो उसी के हिसाब से क्रम का निर्धारण, उसके गुण अवगुण का जो है क्रम वाइज निर्धारण, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, क्रम निर्धारण मापनी, रैंकिंग स्केल। और रैंकिंग स्केल के प्रवर्तक कौन है, लुईस थॉर्स्टन। कोई व्यक्ति है, ठीक ना, उसके अंदर गुण अवगुण हैं, सबके अंदर होते हैं, तो उसके गुण क्या है, सच बोलना, आदर करना, बड़ों की इज्जत करना, बड़ों की बात मानना, ये सब क्या होते हैं, गुण में आते हैं। और अवगुण, अवगुण में आलस्य, काम चोरी करता है, काम करने में मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, किसी की बात नहीं मानता है, वो सब क्या है, उसके अवगुण है। तो इसके गुण और अवगुण को ध्यान में रखते हुए क्रम का निर्धारण कर उसके व्यक्तित्व का पता लगाना ही क्या होता है, रैंकिंग स्केल, यानी क्रम निर्धारण विधि। ठीक है, निर्धारण विधि, क्रम निर्धारण विधि, यानी उसके गुण अवगुण के हिसाब से उसके व्यक्तित्व का पता लगाना। नेक्स्ट चलते हैं सामाजिक विधि। इस विधि के प्रतिपादक कौन है, जे.एल. मैरिनो। सामाजिक विधि के यानी सोशियोमेट्रिक मेथड के प्रतिपादक जे.एल. मैरिनो है। जब किसी के व्यक्तित्व का जानने के लिए उसके बारे में अन्य व्यक्तियों से पूछा जाता है
यानी किसी व्यक्तित्व को जानने के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व को किसी दूसरे लोगों से यानी समाज के लोगों से जब पूछा जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है, फिर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है विधि? समाजमितीय विधि कहलाती है। ठीक ना। समाजमितीय विधि क्या है? जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए हम दूसरे लोगों से उसके बारे में पूछते हैं तो उसे समाजमितीय विधि कहते हैं, यानी सोशियोमेट्रिक मेथड। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई लड़का है, ठीक है, और कोई लड़की है, इन दोनों की शादी होनी है। तो शादी से पहले क्या होता है, लड़के वाले लड़की के बारे में पता करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि वो कैसी है, और लड़की वाले लड़के के बारे में पूछते हैं, उसके रिश्तेदार से लोगों से पूछते हैं कि लड़का कैसा है। तो इसी को कहते हैं समाजमितीय विधि कहते हैं, यानी किसी के व्यक्तित्व के बारे में पता लगाना दूसरों से, तो वो क्या होती है? समाजमितीय विधि। अभी लड़का और लड़की की शादी से ही इसका एग्जाम्पल आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, समझ गए। और इसके प्रवर्तक कौन है? J.L. मैरिनो। हम लोगों ने अभी तक व्यक्तित्व मापन की विधियाँ 2 पढ़ी हैं, आत्मनिष्ठ विधियाँ और उसके प्रकार, वस्तुनिष्ठ विधियाँ और उसके प्रकार। आज हम फिर उसके बाद से तीसरी विधि जो है इसकी प्रक्षेपीय विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड अभी पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि अगर हम व्यक्ति के मन का बगैर उसे बताए अप्रत्यक्ष ढंग से, यानी उसको पता ना चले, तब उसका जो अध्ययन करते हैं तो वह प्रक्षेपीय विधि कहलाती है, यानी उसके व्यक्तित्व का हम जो पता लगाते हैं उसको बिना बताए, ठीक है, और अप्रत्यक्ष ढंग से। प्रत्यक्ष मतलब सामने नहीं, उसको पता नहीं चलना चाहिए, तो उस विधि को क्या कहते हैं? प्रक्षेपीय विधि, प्रोजेक्ट मेथड। आत्मनिष्ठ में क्या था? जब एक समय में एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाए। और वस्तुनिष्ठ में क्या था? जब एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का मापन किया जाए। और प्रक्षेपीय में क्या है कि हम उसके व्यक्तित्व का मापन उसे बिना बताए कर रहे हैं, यानी अप्रत्यक्ष ढंग से कर रहे हैं, वो क्या है? प्रक्षेपीय विधियाँ हैं। और देखिए इसमें पहला क्या है? स्याही धब्बा परीक्षण। इतना इम्पोर्टेंट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में एकदम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट में जैसे पूछेगा इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण, या फिर रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण, ऐसे करके एग्जाम्स में पूछता है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं हरमन रोरशा, ठीक है। ऐसे आता है रोरशा के अब व्यक्तित्व मापन की विधियाँ बताएं कौन सी है। तो स्याही धब्बा परीक्षण मतलब इसी को उलट फेर करके कई तरीक़ों से पूछता है। तो आप लोग याद रखिएगा प्रक्षेपीय विधि के प्रवर्तक कौन है? हरमन रोरशा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट। और ये कहाँ के निवासी थे? रोरशा स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। मैं आपको एकदम इसको ईजी वे में बताऊंगी, आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इसे लिखिएगा और फिर 3-4 बार इस वीडियो को देखिए, एकदम समझ में आएगा, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। स्याही धब्बा परीक्षण जो है, इसमें क्या होता है कि बच्चों को 10 कार्ड्स दिए जाते हैं, 10 कार्ड दिए जाते हैं, जिसमें जो 2 कार्ड होते हैं वो काला और सफ़ेद 2 रंग के होते हैं। इन बच्चों को ये 10 कार्ड जो है दिए जाते हैं, जिसमें 2 कार्ड क्या होते हैं? काला और सफ़ेद होते हैं, और 3 कार्ड पे बहुरंग यानी कई रंगों के होते हैं। और जो 5 कार्ड होते हैं ये 3 रंग होते हैं, काला, सफ़ेद और लाल। देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए, 10 कार्ड दिए जाते हैं बच्चों को, जिसमें दो कार्ड क्या होते हैं? एक काला और एक सफ़ेद, ठीक है। और उसके बाद से 3 कार्ड बहुरंग यानी कई रंगों के होते हैं, और 5 कार्ड 3 रंग के होते हैं। और 3 रंग में कौन कौन सा होता है? काला, सफ़ेद और लाल। उसके बाद बच्चों को कार्ड इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है, कि वो अपने अचेतन मन मैंने सिगमंड फ्राइड में पढ़ाया था, अचेतन मन, ठीक है। सिगमंड फ्राइड का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा कि अचेतन मन है क्या। अचेतन मन में क्या होता है? कुछ चीज़ें याद होती हैं और याद नहीं होती हैं, याद करनी पड़ती हैं, उसको कोशिश की जाती है अचेतन मन में, तो उसका अध्ययन किया जाता है। यानी वो बच्चे जो तो कार्ड को देख के कंफ्यूज रहते हैं कि वो है क्या। किसी को वो हाथी दिखता है और किसी को
वह घोड़ा दिखता है। वास्तव में चित्र में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हाथी है ना घोड़ा है, लेकिन उनके ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि वह जो चित्र है यानी कार्ड्स के कलरफुल जो कार्ड है या फिर ब्लैक एंड वाइट जो कार्ड है वह घोड़ा है या फिर हाथी है या कौवा है, कुछ भी उन्हें दिखाई देता है। तो ऐसा क्या होता है, एग्ज़ाम्स में से भी पूछते हैं कि अचेतन मन, ठीक है, किस विधि, किस व्यक्तित्व के परीक्षण में का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, स्याही धब्बा परीक्षण में क्या हो जाता है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। और स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया था, हरमन रोशा ने दिया था, और ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। क्लियर है। दूसरा क्या है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, टैट। इसका फुल फॉर्म भी आता है कि टैट का फुल फॉर्म क्या है। तो थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट, फुल फॉर्म क्या है, थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट। एग्ज़ाम में अक्सर आता है कि जो टी जो टैट है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म आप इसको याद कर लीजिएगा। और इसके परीक्षक प्रवर्तक CD मॉर्गन और मुरे हैं। ये एग्ज़ाम में हमेशा आता है कि इसके प्रवर्तक कौन से, किसने यह पर्सनालिटी टेस्ट जो है ये किसने दिया। तो उनके प्रवर्तक का भी नाम याद करना ज़रूरी है। और ये टैट, ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण हमेशा ये तो इससे तो एग्ज़ाम से रिलेटेड आते ही आता है, टैट से। और देखिए ज़्यादातर इसमें क्या याद करने लायक है, इसके प्रवर्तक कौन है और इसका फुल फॉर्म क्या है। एकदम आपका इससे रिलेटेड सवाल आएगा तो छूटेगा नहीं, एकदम आप पकड़ सकते हैं। इसमें मॉर्गन और मुरे ने कार्डों की संख्या कितनी ली थी, 31। इसमें कार्डों की संख्या क्या है, 31। इसमें 30 कार्ड जो होते हैं वो रंगीन होते हैं और एक कार्ड सादा यानी बिना रंगों का होता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT टैट, इसका फुल फॉर्म होता है थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ठीक है। और इसके प्रवर्तक CD मॉर्गन और मुरे हैं। और इसमें 30 कार्ड जो होता है रंगीन होती है और एक कार्ड जो होता है सादा होता है, यानी कुल कार्डों की संख्या कितनी है, 31। बस इसमें इतना ही आपको याद करना है, याद कर लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे क्योंकि इससे बाहर नहीं आते हैं। मैं कॉन्फिडेंस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने सारे टेट के एग्ज़ाम्स के पेपर्स देखे हैं और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। बालक अंतर्बोध परीक्षण सैट, CAT कैट यानी चिल्ड्रेन परसेप्शन टेस्ट, ये भी आता है। CAT यानी कैट का फुल फॉर्म क्या है, तो चिल्ड्रेन परसेप्शन टेस्ट, ठीक है। और इसके प्रवर्तक लियोपोल्ड बैलक हैं, ठीक है। इसके प्रवर्तक लियोपोल्ड बैलक, इसमें कुल कार्डों की संख्या 10 बताई है। इसमें टैट में क्या है, 31 है और इसमें कैट में क्या है, 10 है। वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण यानी सैट, सीनियर परसेप्शन टेस्ट, इसके भी जो प्रवर्तक है लियोपोल्ड बैलक ही है और इसमें कार्डों की संख्या 16 है यानी 16। अब ध्यान दीजिए, ठीक। इसमें क्या है, आपको टैट में आप समझिए थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट ये हो गया। और इसके प्रवर्तक CD मॉर्गन और मुरे हैं और इसमें कार्डों की संख्या कितनी है, 31 है। और इसमें क्या है, बालक अंतर्बोध परीक्षण कैट यानी चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट में क्या होता है, इसमें के प्रवर्तक लियोपोल्ड बैलक है। और वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण यानी सेट सीनियर परसेप्शन टेस्ट, इसके प्रवर्तक भी कौन है, लियोपोल्ड बैलक है, सेम है। लेकिन इसमें आता है कि इन दोनों लियोपोल्ड बैलक जो प्रवर्तक हैं, इन्होंने जो अपने व्यक्तित्व मापन की विधियाँ दी थी, किस विधि में कार्डों की संख्या 10 है। तो अगर आपको याद रहेगा कि बालक अंतर्बोध परीक्षण यानी कैट में है तो आप लगा देंगे। अगर देगा कि लियोपोल्ड बैलक ने किस व्यक्तित्व मापन विधि में, उनमें कार्डों की संख्या 16 थी, तो वो क्या होता है कि इसमें वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण में। इसलिए कार्डों की संख्या और किसने दिया ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ यहाँ पर समाप्त होती हैं। इसमें जो आपको समझ में ना आए प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। और जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस के बात है तो आप इसे 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और हाँ, नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें, इसे लिख लीजिए क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं देती हूँ, बस जो काम का होता है बस उतना ही देती हूँ। आप आसानी से इसका नोट्स बना सकते हैं और मेन पॉइंट ही मैं इसमें ऐड करती हूँ ताकि आप इधर उधर भटके ना, डायरेक्ट पॉइंट पे आए।
और इस लेसन ये जो चैप्टर है व्यक्तित्व मापन विधियाँ, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, एग्ज़ाम में ये आते ही आते हैं, इसलिए इसे एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे रिलेटेड यानी एजुकेशन से रिलेटेड और भी मैं वीडियो डालूं ताकि आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।